नमस्कार। ईटीवी भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं किरण कांत शर्मा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो रहती इस समय सात समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन उनका दिल उत्तराखंड के लिए धड़कता है। उन्होंने हरिद्वार की सड़कों पर स्ट्रगल किया, सामान बेचा और आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया सरकार उन्हें ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान 26 जनवरी को देने जा रही है। जिस तरह से भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया का जो डे होता है वो 26 जनवरी को होता है। मेरे साथ मौजूद हैं हरिद्वार के रहने वाले डॉक्टर राज खिल्लन। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी में आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतनी दूर से आप लोगों के साथ जुड़ सका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, उत्तराखंड के लोग आपको सुन रहे हैं इस समय और वो जानना चाहते हैं कि अ, एक छोटे से शहर और छोटी सी गलियों में रहने वाला एक लड़का जिसने हरिद्वार की गंगा घाटों पर प्रसाद बेचा, सिंदूर बेचा, गंगा जली बेची और आज उसे ऑस्ट्रेलिया की सरकार सबसे बड़े सम्मान, जिस तरह से हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति सम्मान होता है या पद्मश्री होता है, उस तरह के सम्मान से आपको नवाजा जा रहा है। ये कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान है वो। तो आखिरकार ये सफर शुरू कैसे हुआ? शुरुआती दिन से आप हमें और हमारे दर्शकों को अवगत कराइए अपने। जी, धन्यवाद। देखिए, मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था 2004 में। 18 साल हो गए मेरे को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए। जी, तो सफ़र इस तरह से शुरू हुआ क्योंकि एक ये कह सकते हैं कि क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मुल्कों में काम किया है, इंडिया में काम किया है, प्रैक्टिस करी जी, है वहाँ पे एज़ अ डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मैंने सऊदी अरेबिया में किया है, मैंने नेपाल में किया है, यूके में किया है और उसके बाद आकर के ऑस्ट्रेलिया में अब 18 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी, तो इन सारे देशों में काम करने करने से मेरे को उनके डिफरेंट कल्चर, सभी भाषाओं के बारे में जानने का मौका मिला, उनके कल्चर के बारे में जानने का मौका मिला, उनके ट्रेडिशन के बारे में जानने का मौका मिला। जी, और हर कल्चर की, हर ट्रेडिशन की, हर धर्म की कुछ खूबियाँ होती हैं, तो कुछ कमियाँ भी होती हैं। जी, तो वो खूबियाँ, कमियाँ जो आपके किस तरह से आप अपनी हेल्थ की देखभाल करते हैं, अपने शरीर की, अपने मेडिकल इश्यू की देखभाल करते हैं, उसको इफ़ेक्ट करती है कहीं न कहीं, उसको प्रभावित करती है। जी, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रैक्टिस शुरू शुरू करी, तो मैं जिस एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ, उन दिनों में तो ख़ैर शायद ही कोई उसमें इंडियन हुआ करते थे, जी, मल्टीकल्चरल लोग हुआ करते थे। पर धीरे-धीरे कहते हैं कि जब से स्टूडेंट आपका जो इमिग्रेशन शुरू हुआ, तो अब वो एरिया आप ये कह सकते हैं कि मल्टीकल्चरल बन गया है। तो जी, अब मेरे जो अराउंड 30-40% जो मेरे पेशेंट जो मैं देखता हूँ, जी, वो हमारे मल्टीकल्चरल कम्युनिटी से आते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जी, नेपाल, भूटान और आपकी मिडल ईस्ट से, अरेबिक से, या आपके ये कह दिए कि एशियन कंट्री से, जी, चाइना से, वियतनाम से। जी, तो इन लोगों को जब मैंने प्रैक्टिस एज ए पेशेंट देखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि कुछ जैसे आप इलाज लिखते हो, उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिखते हो। जी। मेरे हिसाब से जो मैंने किताबों में पढ़ा है, जो मैंने प्रैक्टिस करी है, सबसे अच्छा इलाज हम दे रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ पेशेंट जो हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, फॉलो नहीं करते। उस तकनीकी खराबी की वजह से हमारा आपसे संपर्क टूट गया था। आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने बहुत सारे कल्चर्स को देखा है, आपने बहुत सारी कंट्रीज़ को देखा है और उसके बाद आपने एक नया काम शुरू किया। वो काम क्या है? हमारे दर्शकों को दोबारा से आप समझाइए। तो ये मैं यही बात कर रहा था कि जब मैंने इन इन सारे लैंग्वेजेस को, कल्चरल को देखा, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि आपको थोड़ी-सी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, थोड़ी-सी आप हमारी हर कल्चर ट्रेडिशन में थोड़ी खामियाँ भी होती हैं। तो जी, उनको मैंने बहुत क्लोज़ली स्टडी किया कि ये जो हमारे पास डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, डिफरेंट कंट्री के लोग आते हैं, वो सारे मेडिकल एडवाइस को फ़ॉलो क्यों नहीं करते हैं? जी, जबकि यहाँ पे बैठ कर के हम दुनिया की बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट एडवाइस, बेस्ट चीज़ें दे रहे हैं। तो उनको जब स्टडी करने पे मुझे पता चला कि हर कल्चर मेडिसिन के पीछे आपको हेल्थ को देखने के लिए हमारे डिफरेंट एटीट्यूड होता है, हमारी लर्निंग होती है जो हम सदियों से सीखते आए हैं, जो हमने अपनी माँ-बाप से सीखा है, अपने दादा-दादी से, नाना-नानी से सीखा है, जी, वो उसको हमारे दिमाग में एक घर करा हुआ है। जी, और ख़ास करके हमारे बहुत से रिलीजियस बिलीफ भी होते हैं कि भई कुछ मेडिसिन में
अगर हम कह लें कि हिंदू होने के नाते अगर उसमें गौ मांस मिला हुआ है तो हम उसको जी, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का हो। तो जी, इस तरह से बहुत से बिलीवों को ध्यान में रखते हुए मैंने जब ये सब स्टडी करी तो मुझे लगा कि हम मेरी इन मल्टीकल्चरल कम्युनिटी को यहाँ पे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, जी, एक एंगल पे। और दूसरे तरीके हमारे ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ केयर सिस्टम को भी बदलने की ज़रूरत है कि हम इन सारे कल्चर को अच्छे से वेलकम तो करते हैं, क्या आप उनकी हेल्थ के लिए भी उतना सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? जी, तो इसी को लेकर के ही मैंने अपना काम करना शुरू किया। पहले मैं अकेले इंडिविजुअल लेवल पे काम करता था, क्योंकि लकीली मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, काफ़ी सारी भाषाएँ हिंदी, पंजाबी मैं बोल सकता हूँ। मिडल ईस्ट में काम किया तो मेरे को अरबिक भी आती है, नेपली थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। तो इतनी भाषाओं का होने की वजह से तो मैं इन सारी लैंग्वेज से, इनकी कल्चर से अच्छे से कनेक्ट हो सकता था, उनकी अंदरूनी चीज़ों को मैं समझ सकता था। तो पहले मैंने इंडिविजुअल लेवल पे काम करना शुरू किया, फिर वो इंडिविजुअल लेवल काम मतलब जो नॉर्मल बड़ी सोसाइटी को मैं पहुँचाना चाहता था, वो उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। एक अकेले आदमी की कैपेसिटी होती है काम करने की। तो फिर मैंने एक संस्था बनाई जिसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर अवेयरनेस सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जी, और वो संस्था में मैंने 2018 में शुरू किया। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काफ़ी लोग जुड़ते रहे और डॉक्टर जुड़ते रहे, हेल्थ प्रोफेशनल जुड़ते रहे। तो हमने फिर फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ अवेयरनेस का कैंपेन शुरू किया, जिससे कि लोगों को ऑनलाइन हुआ, वर्चुअल हुआ और फेस टू फेस हेल्थ फोरम, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग इस तरह से करके उनको जागरूक करने की एक पूरी क्रांति हमने जो शुरू करी है और उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिला है। और वो किसी न किसी तरीके से यहाँ की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के कानों तक पहुँचा, लोगों ने पहुँचाया कि ये अच्छा काम कर रहा है, तो उसी की सराहना हो रही है। तो जब आपको 26 जनवरी को ये अवार्ड मिलेगा, तो उस अवार्ड में होगा क्या आखिरकार? सरल भाषा में अगर हम अपने व्यूअर्स को समझा पाएँ तो? देखिए, ये अवार्ड कोई भी जब होता है तो एक आपको एक ट्रॉफी मिल रही है। जी, बात ट्रॉफी की नहीं होती है, जी, बात ये ट्रॉफी की के साथ-साथ आपकी होती है कि सॉरी, ट्रॉफी के साथ-साथ आपकी होती है कि आप कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आ रही है। जी, एक आपको इस अवार्ड ने आपको एक ज़िम्मेदारी दी है कि जी, इस मल्टीकल्चरल कम्युनिटी के लिए आपको जो चीज़ को सराहा गया है, उसको आप और आगे बढ़ाएँ। जी, एक तरह से एक सराहना पत्र दिया गया आपको कि आप उसको और बढ़ाएँ, जो आपका काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और गवर्नमेंट यहाँ की आपको सपोर्ट करती है और उसको आप और आगे तक लेके जाएँ और जितना गवर्नमेंट की तरफ से बन पाता है, जो चेंजेज़ आप चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में होने चाहिए, इन कम्युनिटी को करने के लिए आप आएँ मेरे पास, मैं हम आपसे सलाह-मशवरा करते हैं। जो भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल जो भी मैन पावर का सपोर्ट मिलता है ज़रूरत पड़ती है और उसको वो सपोर्ट देंगे। सर, ये बताएँ हमें आप कि जब ये अवार्ड आपको दिया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में ये अवार्ड कितने लोगों को इस बार दिया जा रहा है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ये एक अवार्ड एक ही बंदे को मिलता है। ओके, जी, और जैसे आप ये कह सकते हैं कि छोटे लेवल पे स्टार्ट होता है स्टेट लेवल पे। हर हर स्टेट से नॉमिनेशन आते हैं, तो लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, जनरल पब्लिक कर जी, सकती है, जी, कोई भी नॉमिनेट कर सकता है जी, और वो अब हर स्टेट से कोई हज़ारों एप्लीकेशन जाती हैं हर साल। ओके, और वो एक यहाँ पे नेशनल ऑस्ट्रेलिया डे काउंसिल करके है, जो कि उस एप्लीकेशन को प्रोसेस को रिव्यू करती है और उनके अपने एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे वो अपने लेवल पे आपके बारे में रिसर्च करते हैं कि आप क्या ये एप्लीकेशन आपकी पहली चीज़ तो जेन्युइन है जिन्होंने जिसने भी भेजी है और जी, आपके जो काम किए हैं उस इस लेवल का काम है कि आपको उस लेवल पर ले जा सकते हैं। जी, तो उसके बाद आपकी एक ये कह सकते हैं कि आप एक पिरामिड शुरू बनना शुरू होता है, छँटनी बनती है कि पहले आपने हज़ारों में से 32 एप्लीकेशन आपने निकाली, फिर उसमें से 16 निकाली, फिर उसके लेवल पे आप पहुँच कर के 4 निकाली जो कि 4 जी। फाइनलिस्ट होते हैं। फिर वो 4 फाइनलिस्ट में तो से मतलब ये कह एक सकते हैं सर कि हेल्थ के क्षेत्र में डॉक्टर राज को ये अवार्ड ऑस्ट्रेलिया सरकार दे रही है इस बार। हेल्थ के क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में एक अवार्ड होता है। पूरा ओके, मिलाकर के पूरे ऑस्ट्रेलिया में हर क्षेत्र को मिलाकर के एक अवार्ड होता है।
तो बहुत सारे लोग बाकी अपने क्षेत्र में कोई एजुकेशन में अपना वॉलंटरी काम कर रहा है, जी। कोई हेल्थ के लिए कर रहा है, कोई सोशल जस्टिस के लिए कर रहा है, कोई रिफ्यूजी पॉपुलेशन के लिए कर रहा है। तो इस तरह से करके पर हर एक आदमी का जो है कंपैरिजन एक दूसरे से होता है कि हुँ, हुँ। आपका काम सोशल वाले से चलिए ज्यादा है। ये तो बात रही आपको जो अवार्ड मिल रहा है, आपको बहुत-बहुत बधाई पूरे उत्तराखंड की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से आपने भारत का नाम रोशन किया है ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर जाकर। अब हम बात कर लेते हैं उस बैकग्राउंड से जहाँ से आप आते हैं। आपके जी। बचपन की यादों से लेकर के यहाँ तक का सफ़र रहा है। हरिद्वार की गंगा घाटों पर अमूमन हमने देखा है उन उन बच्चों को जो सामान बेचते हैं। उनमें से एक आज डॉक्टर राज से मैं बात कर रहा हूँ। वो सफ़र कैसा था? कैसे शुरू हुआ? पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या थी आपकी? कैसे मन में आया कि डॉक्टर बनना है? क्या परिवार में कोई सदस्य इस मुकाम तक था जिसकी वजह से आप आज यहाँ तक हैं? आपने वो सारी कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ सुनहरी यादों को फिर से ताज़ा किया है। और देखिए, कोई भी मेरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं था, मैं पहला डॉक्टर था। इनफैक्ट कि मेरे बनने के बाद फैमिली में जैसे मेरे भतीजे हैं, बहन उनके भाई-बहनों के बच्चों ने आगे सोचा कि यस, कि अगर मेरा चाचा बन सकता है, मेरा मामा बन सकता है, तो हम भी उस लाइन में जा सकते हैं। जी, हरिद्वार में मेरा बचपन बहुत ही सुनहरी यादों में इस तरह से गुज़रा है क्योंकि बहुत ही अच्छे दोस्तों, मित्रों का साथ रहा है। जी। और एक सफ़र ऐसा रहा है कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल, उन दिनों पे वैसे भी बहुत पैसे नहीं होते थे। अपने सातों भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। बट एक चीज़ थी कि हमेशा अपने अपने पिताजी को मैंने मेहनत करते हुए देखा। उनकी आटे की चक्की ऊपर हरिद्वार में अपर रोड में हुआ करती थी, जो बाद में उन्होंने ग्रोसरी शॉप पंसारी की जो दुकान होती है उसमें बदली। और उनमें मुझे याद है 1978 1978 की बात है, जब बल्ला कॉलेज में हम काम करते थे। तो हुँ, कॉलेज से हम सीधे दुकान पे आते थे, तो पिताजी के साथ काम करते थे और उनका हाथ बटाते थे और शाम को घर जाते थे। और घर जाके उसके बाद पढ़ाई शुरू होती थी क्योंकि कमाई भी करनी है और उसके बाद अपना घर जाके पढ़ाई भी करनी है। खास करके जो क्योंकि छोटे होने के नाते घर में बड़े भाई-बहन थे, 4 बहनें थी, उनकी अपनी एजुकेशन, उनकी शादी का करना, तो पिताजी को पैसे जोड़ना और उनके लिए करना भी एक बड़ी चीज़ थी। जी। तो जो एक्स्ट्रा, जैसे आप कह सकते हैं कि जो आपके एक्स्ट्रा पैसे खर्चने हैं या अपनी एजुकेशन के लिए खर्चने हैं या बुक्स चाहिए, किताबें चाहिए अपनी मेडिकल एजुकेशन के लिए, उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ तंगी रहती थी कि अब एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो कहाँ से खर्चा जाए। तो उसके लिए मुझे याद है कि वो दिन मैं अपने पिताजी की दुकान के बाहर हम लोग एक एक्स्ट्रा फड़ी लगा के वहाँ पे काम करते थे, जहाँ पे हुँ, जैसे आपने बोला कि गंगा जल ही हैं, हुँ, गंगा जल के डब्बे होते थे, जी। सिंदूर की डिब्बियाँ होती थी, प्रसाद के पैकेट होते थे। तो उनको हम लोग मैं गर्मी की छुट्टियों में अप्रैल, मई, जून, जुलाई में वहाँ पे बेचा करते थे एक्स्ट्रा पैसे कमा करके। जैसे कि गर्मी में मेले के टाइम पे कमा के रख लिए, तो अगले पूरे साल में वो हुँ, अपने एक्स्ट्रा खर्चे में, पॉकेट मनी में, किताबों में वो काम आए। हुँ, हुँ, तो ये एक अपने पिताजी को, अपने बड़े भाइयों को मैंने जब अपने मेहनत करते हुए देखा, तो छोटे होने का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि मेरे पास इतने रोल मॉडल थे फैमिली के अंदर कि हुँ, हार्ड वर्क क्या होता है, कमाई कैसे आती है, दिक्कतों में कैसे जीना है, छोटी-छोटी चीज़ों को हम कैसे अपनी ज़िंदगी को उनको अपना एक मकसद बना के आगे बढ़ सकते हैं। तो डेफ़िनेटली मेरे ब्रदर, दोनों मेरे बड़े भाई जो अभी भी हरिद्वार में रहते हैं, मेरे पिताजी तो अब नहीं हैं। तो ये एक हार्ड वर्क का रोल मॉडल रहे मेरी ज़िंदगी में हमेशा।